अकाउंटिंग का फंडामेंटल सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए किन किन जो है फंडामेंटल जो कंसेप्ट हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। जैसे कि एक व्यवसाय से संबंधित ये एप्लीकेशंस आएगा आपके आगे जो है टैली में आएगा, जिसका प्रयोग हम अकाउंटिंग से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें है कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, ये कुछ फंडामेंटल्स हैं। आपको टैली या अकाउंटिंग समझ में तभी आएगा जब हम इन कंसेप्टों को अच्छे समझ जाएंगे, तभी हम आगे अकाउंटिंग की जो है कोई भी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम आप बात करते हैं असेट्स का। असेट्स वो होता है कि जो किसी व्यक्ति से संबंधित कोई वस्तु जो होती है वो होता है असेट्स। असेट्स मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति जो होती है वो किसी व्यक्ति से संबंधित होती है। जितनी भी वस्तुएं उसकी व्यक्ति से संबंधित होती हैं वो सभी क्या होती हैं, संपत्ति हो गई। जैसे अगर घर में हैं तो घर से लेकर के एक छोटा सा सामान तक किसी व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है, किसी व्यक्ति ने उसको लाया है, किसी व्यक्ति हक में रहता है, इसलिए वो उसकी क्या हो गई, संपत्ति हो गई। अब आते हैं व्यवसाय में जो है असेट्स, इसको बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी दो प्रकार की? एक होती है संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स होती है और दूसरा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। अब इसमें जो है संपत्तियां वही है जो बता रहे थे, किसी व्यक्ति से संबंधित जो है जितनी वस्तुएं हैं वो क्या है, उसकी असेट्स हैं, उसकी संपत्तियां हैं। लेकिन संपत्तियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब दो प्रकार की संपत्तियां कौन कौन सी हैं? एक फिक्स्ड एसेट्स है, दूसरा करंट एसेट्स है। अब समझते हैं कौन सा एसेट्स, कौन सी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स में आएगा और कौन संपत्ति जो है करंट एसेट्स में आएगा। तो ध्यान से सुनिए, जो संपत्ति का प्रयोग हम किसी व्यवसाय में लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक कोई शॉप है और शॉप किस प्रकार की है, लेकिन शॉप को चलाने के लिए जो ऐसे संपत्तियां हमारे बिजनेस में सहायता प्रदान कर रही हैं लंबे समय तक, वो संपत्ति हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसमें टेबल हो गया, बच्चों को बैठने के लिए उसका बेंच हो गया, या फिर जितने भी इक्विपमेंट हैं जिसकी ज़रूरत बच्चों को लगती है और वो इक्विपमेंट हमेशा लगातार उस कोचिंग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी सहायता से कोचिंग जो है लगातार चलता रहता है, तो उन संपत्तियों को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? जैसे किसी दुकान, कोई दुकान, अब दुकान में जो फर्नीचर लगा हुआ है जिसमें सामान रखा जाता है, वो सब फर्नीचर वो किस कैटेगरी में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। करंट एसेट्स में क्या आएगा, इसका अपोजिट। ऐसी संपत्तियां, जो संपत्तियां किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में कम समय के लिए प्रयोग किया जाता है, वो संपत्तियां हमारी करंट एसेट्स में आएगा। जैसे कौन संपत्ति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था या कहीं भी जो संपत्ति का कोई ये फिक्स्ड नहीं है, ये कभी भी यहाँ से हट सकता है। अगर हम कोचिंग की बात करें, कोचिंग में क्या है, स्टूडेंट आएंगे, कल आएंगे, ये भरोसा नहीं है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स, जिसको बोलेंगे हम व्यवसाय की भाषा में बोलेंगे चालू संपत्ति। ठीक है, ये है। तो दोनों में डिफरेंट है असेट्स, दोनों कितने प्रकार के, दो प्रकार के, फिक्स्ड और करंट। जो संपत्ति व्यवसाय में लंबे समय तक चलती है वो फिक्स्ड, जो संपत्ति व्यवसाय में कम समय के लिए होती है वो क्या होती है, करंट एसेट्स। अब आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दायित्व की बात होती है और बिजनेस में सबसे बड़ा इसका प्रभाव होता है लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज दो प्रकार का होता है, करंट लायबिलिटीज और यहाँ पर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के लिए, कि कुछ जो है उधार किसी व्यक्ति को हमने पैसा दिया तो दो प्रकार से पैसे को रिप्लेस करता है। या तो वो रिप्लेस करेगा कि एक साल के अंदर या फिर एक साल के बाद, तो जो एक साल के अंदर अगर हिसाब का चुकता कर दे तो वो लायबिलिटीज हो जाएगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लेकिन जो अमाउंट एक साल के बाद
1 साल के बाद अगर वो वापस आता है या हम वापस करते हैं किसी व्यक्ति को, तो ऐसी लाइबिलिटीज को बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज ये है कि मतलब हम किसी भी डेबिटर या क्रेडिटर के रूप में अगर किसी व्यक्ति को पैसा लिया या पैसा दिया या कोई भी जो है एसेट्स को लिया, अगर हम वापस 1 साल के अंदर अगर उसको कर देते हैं तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और अगर 1 साल के बाद तक अगर हम जमा कर उसको देते हैं या जमा करते हैं मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये हुआ। अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल किसी व्यवसाय का कंप्लीट जो अमाउंट लगा होता है, किसी व्यवसाय को ओपन करने के लिए जो कंप्लीट अमाउंट लगा होता है, जो खर्च हुआ, जो धन की हमने उसमें लागत लगाई, वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल, पूंजी। इसके बाद आएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। अब खर्चा होता है 2 प्रकार का। एक खर्चा वो होता है कि जैसे हम किसी कैपिटल यानी पूंजी पर पैसा लगाते हैं, किसी पूंजी को अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें पैसा लगता है, तो ऐसे खर्चे को बोलेंगे एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। और एक खर्चा और होता है कि ऐसा खर्चा जो उस बिजनेस को चलाने के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, उस रूम में लाइट बिल है, उस बिजनेस को चलाने के लिए मोबाइल बिल है, टेलीफोन बिल है, या फिर आपका ट्रेवल जो आप बाइक से आते हैं या 4 व्हीलर से आते हैं, उसका जो पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, वो आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंस में। इसके बाद डेबिटर। डेबिटर और क्रेडिटर दोनों साथ में रहता है, किसी एक की बात नहीं हो सकती है। डेबिटर क्या होता है कि जो व्यक्ति किया है वो व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम डेबिटर, और जो व्यक्ति पैसा दिया है या कोई भी प्रोडक्ट को दिया है देने वाला, वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिटर। जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा लेगा, कोई व्यक्ति किसी से पैसा लेगा, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया, अगर ये व्यक्ति ने इसको 100 रुपए दिया, ये व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को 100 रुपए दिया, तो ये 100 रुपए ले लिया। अगर ये ले लिया तो ये इसको क्या बोलेंगे हम डेबिटर, और ये दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम क्रेडिटर। इसका मतलब समझ में यही आ रहा है, अगर हम किसी व्यक्ति को पैसा दें तो प्राप्त करने वाला जो है वो पर्सन डेबिटर हो जाएगा और देने वाला पर्सन क्रेडिटर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ऋणी और इसको बोलते हैं धनी। इसका मतलब ऋणी क्यों है? क्योंकि इन्होंने कर्ज के रूप में, उधार के रूप में कैसे भी पैसा 100 रुपए इससे लिया, इसलिए हम जो पैसा जिसके पास से जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट को दिखाते हैं CR से, और जो पैसा प्राप्त करता है उसको दिखाते हैं डेबिट और DR से। अब यहाँ पर अगला है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आय। आय ये होता है कि जिस कार्य के बदले में हमको धन की प्राप्ति होती है, मतलब पैसा मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है रेवेन्यू। कोई न कोई लाइफ में कोई न कोई जो है काम हम रेवेन्यू के तहत करते हैं, तभी हमारा जीवन यापन चलता है, तो वो कार्य को क्या बोलेंगे हम रेवेन्यू। इसके बाद होता है ड्रॉविंग। ड्रॉविंग का मतलब ये है आहरण। आहरण में समझिए क्या है, आहरण उस पर डिपेंड करता है जो ऑनर होता है, मतलब प्रोप्राइटर, किसी जो है बिजनेस का जो मालिक होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, यदि वह व्यक्ति अपने दुकान से पैसा या फिर कोई सामान अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो निकाल लेता है, तो उस बात को हम क्या बोलेंगे ड्रॉविंग। ड्रॉविंग एक प्रकार का आपका घाटे का सौदा है, क्योंकि यदि आपको पैसे की जरूरत है लेकिन पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज करने का मतलब अगर हम हैं, हमारी फैमिली है, हमारी माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं, अगर उन पे हम पैसा या सामान खर्च करते हैं, तो ऐसे अमाउंट जो उसमें आता है उसको हम बोलेंगे ड्रॉविंग। डिप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है कोई घिसावट, कोई घिसावट, कमी। घिसावट होगा तो कमी होगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट को हमने खरीदा 20 रुपए का, और ये निश्चित समय के लिए नहीं बिकता है, क्योंकि इसमें हमने +5 रुपीज का हमने लगाया था मार्जिन। इसका मतलब हमको कितने का बेचना था 25 रुपीज का, 5 रुपए हमको प्रॉफिट चाहिए था। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हो गए इसके साथ जो ये इस अमाउंट पर नहीं बिका, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 5 और इसको 15 रुपीज में बेच देंगे, तो इसमें हमारा 5 रुपए का लॉस हो गया। और ऐसे प्रोडक्ट्स अगर बिकते हैं, कुछ प्रोडक्ट अस्थायी संपत्तियां होती हैं, जो मशीनरी होगा किसी प्रकार का, अगर वो मशीनरी अपने अंकित मूल्य से
कम रेट की बिकती हैं तो उस बात को बोला जाएगा डिप्रिसिएशन। इसके बाद परचेज, परचेज है क्रय करना और उसका उल्टा है सेल, सेल का मतलब है विक्रय करना। तो ये था आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आप इन चीजों को जाने अकाउंटिंग में आप समझ सकते हैं।